Hello and welcome to Genius Indian। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है फूड माइल्स। ये एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है और इसका संबंध ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन कंज्यूमरिज्म से है। और ये उस दूरी या डिस्टेंस को क्वांटिफाई करता है जो आपके फूड को अपनी पैदावार की जगह से आप तक पहुंचने में तय करनी पड़ती है। यदि आप मुंबई में रहते हैं और आप हिमाचल प्रदेश में उगाए हुए सेब खाते हैं तो उन एप्पल्स को आप तक पहुंचने में लगभग 1000 माइल्स का सफ़र तय करना पड़ता है। अगर आप कश्मीर में उगी ज़ाफ़रान कंज्यूम करते हैं तो उसे आपकी प्लेट तक पहुंचने में लगभग 1500 माइल्स का सफ़र तय करना पड़ता है। इसी तरह जब आप मुंबई के सिद्धिविनायक टेम्पल में एक नारियल तोड़ते हैं तो उस नारियल को केरला से आप तक पहुंचने के लिए लगभग 800 मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। और ये सब दूरियां फूड माइल्स कहलाती हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि ये सब लफड़ा पालने की ज़रूरत क्या है, फ़ायदा क्या है फूड माइल्स का, फ़ायदा क्या है उन्हें कैलकुलेट करने का। और उसका जवाब है कि आज हमारी दुनिया में 700 करोड़ से ज़्यादा इंसान रहते हैं और इनमें से हर एक व्यक्ति दिन में 3-4 बार खाना खाता है। कई लोग ज़्यादा बार भी खाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन 700 करोड़ लोगों में से अधिकतर लोग फार्म फील्ड से दूर रहते हैं और खुद अपना भोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे ट्रक्स और ट्रेन्स और एरोप्लेन्स फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हर एक व्यक्ति अपने घर के पिछवाड़े अपने दाल चावल की खेती कर पाता तो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस बहुत कम हो सकते थे, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में कई लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और उसके चलते वे चाहते हैं कि वे अपनी मर्जी का खाना खाएं। वे सोचते हैं कि उन्हें अपनी चॉइस का खाना मिलना चाहिए, चाहे वो जापानी सुशी हो या साउथ अफ्रीकन बनीच हो। अपने देश के ही कई लोग न्यूजीलैंड की कीवीज खाना पसंद करते हैं और दुबई में रहने वाले कई लोग मुंबई के वड़ा पाव के दीवाने हैं। और इसी तरह के कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने के लिए आज सुपरमार्केट्स दुनिया भर से इंपोर्ट की हुई चीज़ों को अपने यहाँ बेचते हैं। आज यदि आप पेरिस या ब्रसेल्स या एम्स्टर्डम के किसी सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको मेडागास्कर से इंपोर्ट की हुई लीची, थाईलैंड से इंपोर्ट किए हुए ताज़े नारियल, इटली से इंपोर्ट की हुई कीवी, स्पेन से इंपोर्ट की हुई पालक, स्लोवाकिया से लाए गए बीन्स, इजराइल से मंगाए गए टमाटर और इसी तरह के हज़ारों इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। और उन सब की वजह से क्यूमुलेटिवली बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। फूड माइल्स के कॉन्सेप्ट के शोधक थे यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर टिम लैंग। और उनके अनुसार इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को फूड प्रोडक्ट्स के पीछे छिपे हुए एनवायरनमेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल परिणामों को एक सरल तरीके से उजागर करना है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि उनकी फूड चॉइसेस की वजह से एनवायरनमेंट में कितना प्रदूषण फैल रहा है। वे भले ही अपने कमाए हुए पैसे से इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हों, लेकिन फिर भी उनकी परचेजेस से एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। पिछले 30 वर्षों के दौरान फूड माइल्स के कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बहस हुई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फूड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, इसलिए उनके बारे में बात करना फजूल है, बेकार है। उनका कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स के उत्पादन और उनकी प्रोसेसिंग के कारण होने वाले एमिशंस फूड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होने वाले एमिशंस से कहीं ज़्यादा हैं। उनके अनुसार पूरे फूड रिलेटेड CO2 एमिशंस में से 83% एमिशंस फूड प्रोडक्शन स्टेज में होते हैं, 5% एमिशंस खाद्य पदार्थों की होलसेल और रिटेल बिक्री के दौरान होते हैं और केवल 11% एमिशंस फूड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होते हैं। उन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कई केसेस में लोकल फूड प्रोडक्शन इंपोर्टेड फूड से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिका कार्लसन की एक स्टडी के अनुसार यदि आप स्वीडन में
टमाटर उगाते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, और यदि आप टमाटर स्पेन से इंपोर्ट करते हैं तो उनसे कम गैस एमिशंस होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि स्वीडन में बहुत ठंड होती है और वहाँ टमाटर उगाने के लिए आपको ग्रीन हाउसेस का निर्माण करना पड़ेगा, और उसके चलते टोमेटोज़ को स्वीडन में उगाने में ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। ये किस्सा कुछ कुछ हमारे देश की उस कहावत से मिलता जुलता है जो कहती है कि 1 लीटर दूध के लिए भैंस पालना बेकार है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, फूड माइल्स को इस आधुनिक युग में पूरी तरह से अवॉइड कर पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल भी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फूड ट्रेड बढ़ गया है और कई देश बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ उगाने में अक्षम हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुबई में क्लाइमेट की वजह से मास स्केल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है। उसी तरह दिल्ली में ग्रीन कोकोनट्स का उत्पादन मुश्किल है। इन्हीं कारणों से फूड माइल्स ग्लोबलाइजेशन के प्रसार के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार विकसित देशों में फूड ट्रांसपोर्टेशन सन 1961 से लेकर आज तक लगभग 400% बढ़ गया है। फूड माइल्स बढ़ने का एक और कारण है फूड प्रोडक्शन सेंटर्स का कुछ गिने चुने क्षेत्रों में स्थित होना। उदाहरण के लिए हमारे देश में पंजाब राज्य को फूड बास्केट ऑफ द नेशन कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि पंजाब साइज वाइज बहुत छोटा होने के बावजूद बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है। हालांकि एरिया वाइज पंजाब पूरे देश का सिर्फ 1.5% है, लेकिन वहाँ देश का लगभग 1/4 गेहूं, 10% चावल, 15% कपास, 25% शहद, 20% मशरूम्स और 10% दूध प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अनगिनत टन टेंजरिन्स, आम, सब्जियां और वुड पल्प का भी उत्पादन होता है। ये सब प्रोडक्शन इस राज्य के 3 करोड़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। यदि पंजाब में उत्पन्न पूरा गेहूं इस राज्य के लोगों को वितरित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 750 किलो गेहूं मिलेगा। यदि पंजाब में उगाए गए पूरे चावल को पंजाबी लोगों को वितरित किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को आधा टन से अधिक चावल मिलेगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इतना फूड पंजाब के लोग खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले लोग अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में रहने वाले लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए पंजाब में उत्पन्न एक्स्ट्रा गेहूं और चावल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मुंबई को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो मित्रों, ये तो था फूड माइल्स पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।